राज ने जब रावत जिला में मिस्टी को नहीं देखा तो वो भी मृत्युंजय के घर चला गया। जब मिस्टी ने उस बच्ची को राज के गोद में दिया तो वो बोली, राज इसका नाम क्या होगा? ये बहुत क्यूट है ना? ये सुनकर राज बोला, हाँ बहुत क्यूट है, पर असल में इससे ज्यादा बच्ची तो तुम हो। ये सुनकर मिस्टी नाराज दिखाई देने लगी और बोली, क्या हम आपको बच्ची लगते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि आपने बच्ची का फायदा उठाया है। ये सुनकर राज बोला, और मैं हर रोज इस बच्ची का फायदे को उठाने के लिए तैयार हूँ। मिस्टी राज से कुछ और कह पाती, इससे पहले ही उसे अपना सर घूमता सा महसूस हुआ। राज ने जल्दी से उसे पकड़ा और बोला, क्या हुआ, खाकर नहीं आई हो क्या? कुछ। ये सुनकर मिस्टी बोली, नहीं, खा खा कर मोटी हो गए हैं। हम तो देखा हमारा पेट भी बाहर आ रहा है, पर पता नहीं कैसे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर अचानक आज मुस्कुराया और उसके कान में चक्कर बोला, कहीं भर तो नहीं गया है? ये सुनकर मिस्टी को कुछ समझ आया और चिल्लाकर बोली, हो सकता है हम प्रेग्नेंट हो, चलो राज हम हॉस्पिटल चलते हैं, मगर इससे पहले आप किसी को इस बारे में बताना मत। ये सुनकर राज ने हाँ में सर हिलाया। जब मिस्टी उस बच्ची को सौम्या के पास छोड़ रही थी तो उसे काफी बुरा लग रहा था। उसने कहा, भाभी सा, आपको कोई हक नहीं है कि आप इस बच्चे का नाम रखें, हम ही इसका नाम रख देंगे। ठीक है। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराकर हामी भरी। जब मिस्टी वहां से हॉस्पिटल गई तो उन्हें वही रिजल्ट मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर मिस्टी काफी ज्यादा उछल रही थी। ये देखकर राज ने उसे गोद में लिया और बोला, उछलकर पागलों वाली हरकतें कर रही हो, ये ठीक है, मगर मेरे बच्चे को अपनी तरह मत बनाओ, कहीं तुम्हारे उछलने की वजह से उसका हाथ पैर टेढ़े ना हो जाए। मिस्टी बोली, राज आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, बहुत बुरे पति हैं आप। राज बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा पति हूँ, और ये बात तुम मुझे बेड में बता देती हो। ये सुनकर मिस्टी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। राज ने मिस्टी के गोद में उठाया। जब राज हॉस्पिटल से निकला तब भी उसने मिस्टी को अपनी गोद में उठाया हुआ था। रावत विला पहुंचकर उन्होंने सबको खुशबू खबरें दी तो सब काफी ज्यादा खुश हुए। 3 बच्चे तो उस घर में थे और 2 बच्चे और आने वाले थे। मिस्टी जाकर अनिका जी से मिली। अनिका जी ने उन्हें प्रेगनेंसी में काफी ख्याल रखने के लिए कहा। कुछ ही दिन में रावत विला को अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया, क्योंकि आज रावत विला में ही दंश और कल्याणी की शादी होने वाली थी। प्रीता इस शादी के बाद अपने घर जाकर रहने वाली थी, क्योंकि उसने ऑफिस में रहते हुए अपने देवर चमन के खिलाफ सारे सबूत जुटा लिए थे। और जब उसकी सास को सारा सच पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को ही घर से बेदखल करके सीधा जेल ही पहुंचा दिया था। तब से वो प्रीता और मानव से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो घर वापस आ जाए। इसलिए मानव प्रीता अपने घर जाने वाले थे, मगर इस शादी को एंजॉय करने के बाद प्रीता, आरोही, मिस्टी, सौम्या चारों कल्याणी को तैयार कर रही थी। कल्याणी ने एक सफेद कलर का लहंगा पहना हुआ था, हल्का सा मेकअप किया गया था। वैसे तो इंडियन कल्चर में सफेद कपड़े शादी पर नहीं पहने जाते, मगर पहले जमाने में ऐसा होता था। जब पूरी तरह से कल्याणी तैयार हुई तो उसके सिर पर लाल कलर का बड़ा सा दुपट्टा रखा गया। कल्याणी तैयार होकर फूलों से सजी सीढ़ियों से चलकर नीचे मंडप में गई। दंश मंडप में खड़ा था। उसने झूठे आंसू टपकाए, क्योंकि उसे अपने प्यार को पाने के लिए कोई जंग तो नहीं लड़नी पड़ी थी। उसे बड़ी ही आसानी से अपना प्यार हासिल हो गया था। हाँ, मगर उसे इस बात की काफी ज्यादा खुशी थी। कल्याणी ने उसे अपना लिया, इसलिए उसे रोना तो आ ही नहीं रहा था। शादी होने के बाद अचानक अद्विजय ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे मंडप में लेकर आया। आरोही ने कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये सुनकर अद्विजय बोला, शादी करना है। ये कहकर उसने आरोही को मंडप में बैठाया। आरोही कंफ्यूज थी। आज उसने लाल कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसने अपने बालों में गजरा भी लगाया हुआ था। बस उसने कोई हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी हुई थी, मगर फिर भी वो काफी ज्यादा खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। अद्विजय ने खुद उसके सर पर लहंगे का दुपट्टा रख दिया और उसके हाथ को पकड़कर बोला, चलो आज उन 7 वचनों को भी ले लेते हैं जिनके बाद 7 जन्मों के लिए मुझे तुम्हारा साथ नसीब हो। ये कहकर उसने आरोही के माथे को चूमा। आरोही की आंखें खुशी से चमकने लगी और बोली, अद्विजय, क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? अद्विजय ने पूछा। आरोही ने हाँ में सर हिलाया। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण किया। आरोही की माँ ने गठबंधन किया और फेरे हुए कुछ देर में शादी हो गई। शादी होने के बाद आरोही की माँ धानी और सभी बच्चों ने क्लैपिंग की। अद्विजय बोला, अब विदाई की बारी है। ये कहकर अचानक उसने आरोही को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, चलो। ये कहकर वो आरोही को वहां से लेकर फरार हो गया। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए। दंश बोला, बॉस तो सारी लाइमलाइट ले गए, अचानक से आए और शादी करके निकल लिए। बॉस भी काफी एक्सपेक्टेड चीज करते हैं। फिर उसने कल्याणी पर ध्यान दिया और बोला, खैर मुझे लाइमलाइट से क्या मतलब, आज तो मुझे अपनी बीवी को स्पॉटलाइट में रखना चाहिए। ये कहकर उसने कल्याणी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अब अपनी सुहागरात की बारी है। ये सुनकर कल्याणी ने गुस्से से दंश को देखा। कल्याणी को गोद में उठाया और उसे वहां से लेकर जाते हुए बोला, तुम आज फिर से सफेद पहनकर आ गई। मन तो कर रहा है कि तुम्हें कह दूं कि तुम आज भी सफेद चुड़ैल लग रही हो, मगर क्या करूं, इतना सफेद झूठ भी मैं नहीं बोल सकता। आज कयामत लग रही हो। कल्याणी,
तुम अपनी तारीफ सुनकर अचानक से ही कल्याणी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। जब वो कल्याणी को फार्म हाउस लेकर गया तो वो बोला, कल्याणी, यही तुम्हारे ससुराल वाले हैं, ये टमाटर, ये तरबूज, जरा इनसे भी आशीर्वाद ले लो। कल्याणी इस पर कुछ नहीं बोली। दंश जल्दी से कल्याणी को अपने रूम में लेकर गया। उसने कल्याणी को बिस्तर पर लेटाया, फिर उसने जल्दी से अपनी शेरवानी खोली। कल्याणी डर गई। डरो मत, ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला। आज रात में मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ये रात बताना चाहता हूँ। बस ये कहकर वो अपने कपड़े चेंज करके आया और उसने कल्याणी की ज्वेलरी और उसके बालों को खोलकर उसे भी चेंज करने के लिए भेजा। कल्याणी चेंज करके आई तो दंश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल को चूमते हुए कहा, बस यही सुकून तो चाहिए। मुझे अपनी जिंदगी में अद्विजय और मृत्युंजय ने दंश को गिफ्ट में 2 फ्लैट दिए थे, मगर दंश अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था और कल्याणी अपने नए बने इस परिवार को नहीं छोड़ना चाहती थी। वही आरोही के बेडरूम को वेडिंग नाइट के लिए अच्छे से सजाया गया था। आरोही ने कहा, ये कब हुआ? अभी तो मैं कल्याणी को रेडी करके कुछ घंटे। तब तो रूम नॉर्मल था। अद्विजय मुस्कुराया और बोला, जब शादी की है तो सुहाग रात तो मनानी पड़ेगी ना। ये कहकर उसने फूलों की लड़ियों को हटाया और आरोही को बिस्तर पर बैठाया। आरोही ने फूलों को साइड में किया और बोली, आफो, फूलों से पूरा बिस्तर ही भर दिया है। अद्विजय बोला, क्या तुम्हें पसंद नहीं? आरोही बोली, हाँ पसंद है। अद्विजय ने आरोही के ईयरलोब को चूमा और उसने कहा, अच्छा है कि मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया कि हम शादी करने वाले हैं, वरना तुम्हारी वो दोस्त तुम्हें दुल्हन की तरह तैयार करती और पूरी ये रात ज्वेलरी और बाल खोलने में ही चले जाते। ये कहकर उसने आरोही के गले में पड़े हल्के से डायमंड के नेकलेस को निकाला, फिर आरोही को और अपने आप को कपड़ों से आजाद कर उसे प्यार करने लगा। आरोही ने लाल कलर की काफी ज्यादा चूड़ियां पहनी हुई थीं, जो उसके हाथों में बज रही थीं और अद्विजय को ये काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। जब आरोही थककर चूर हो गई तो उसने अद्विजय को रुकने के लिए कहा। तभी अद्विजय का फोन रिंग किया। अद्विजय ने फोन उठाया तो फोन पर राजवीर जी हड़बड़ा कर बोले, अद्विजय, मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो अनिका। अद्विजय बोला, क्या हुआ है माम को? वो परेशान लग रहा था। राजवीर जी बोले, अनिका, अनिका ने एक बेटी को जन्म दिया है। अद्विजय, तुम बड़े भाई बन गए। अद्विजय बोला, कंग्रेचुलेशन डैड। ये सुनकर राजवीर जी मुस्कुराए। कुछ देर बात करने के बाद अद्विजय ने फोन रखा। आरोही खुश होकर बोली, अद्विजय, मैं माँ के लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी, अद्विजय ने स्माइल के साथ कहा। आरोही ने कहा, अद्विजय, अब तो बस मैं कुमार का घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। ये सुनकर अद्विजय बोला, तुम्हें दूसरों की अब इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपना खुद देख सकते हैं और कुमार अब हर दूसरे दिन कोई नई लड़की को पसंद करने लग जाता है। ये सुनकर आरोही ने कहा, पर मैं नहीं चाहती कि कोई बुरी लड़की मेरे भांजे को फंसा ले। ये कहकर उसने अद्विजय के होठों को चूमा लिया और उसे गले लगाकर बोली, थैंक यू सो मच, मेरी जिंदगी में आने के लिए। आई लव यू।